हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री से आज का ये लास्ट लेसन है। इससे पहले हमने सारे लेसन 6th, 7th, 8th की ज्योग्राफी, 6th, 7th, 8th तक की जो हमारी हिस्ट्री है और हमारी जो पॉलिटी है वो भी हम कर चुके हैं और ये हमारा आज का लास्ट लेसन है। तो आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कल हमने ये देख लिया था कि जो भारत को आज़ादी मिली थी उसमें जो क्रांतिकारी थे उनकी क्या क्या भूमिका थी, उनको कितने विद्रोह करने पड़े थे, कितनों को यहाँ पर फांसी पर चढ़ना पड़ा, कितने ने अपनी जानें गंवाई हैं। ठीक है, तो ये जो हमें भारत को आज़ादी मिली थी ये कैसे मिली थी। अब हम बात करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की, आज़ादी के बाद वाला जो भारत था उसकी हम छवि देखेंगे कि उस टाइम जो आज़ादी के बाद जो भारत की आप कह सकते हैं स्थिति हुआ करती थी वो कैसी थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक राष्ट्र बना, ठीक है, नया, और एक बटा हुआ राष्ट्र। अब हम ये बटा हुआ राष्ट्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान था उसकी डिवाइडेशन हो गई थी। पाकिस्तान और भारत अलग अलग बन गए थे। तो आपको पता ही है जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मांग की कि भी हमें तो पाकिस्तान चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान है हमारी जो मेजॉरिटी है कि हम यहाँ पर मुस्लिम हैं और हम पर कोई राज करने वाला, मतलब कि हम पर कोई गवर्न करने वाला पर्सन सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए, और हमारे आपके यहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू में है। तो इसलिए आप वो ऐसा सोचते थे कि भाई आप लोग ना हम पर आप अच्छे से राज करोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने एक नए राष्ट्र की मांग की और बाद में उनकी अंग्रेज़ों ने मांग मान भी ली और फिर पाकिस्तान का यहाँ पर आप कह सकते हैं बन गया। तो उस टाइम पर आपको पता है कि जो भारत के लोग थे और यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग थे वो क्या करने लग गए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। मतलब कि जो शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजिस के रूप में वो क्या करने लग गए, जैसे कि उधर के जो मुस्लिम हुआ करते थे, जैसे कि भारत में जो मुस्लिम थे वो जो आबादी थी वो पाकिस्तान में जानी शुरू हो गई, और जो उधर की जो आबादी थी, जो हिंदू रिलीजन वाली जो ज़्यादा आबादी थी वो भारत में रहना शुरू हो गई। बट ये बात ऐसी भी नहीं थी, यहाँ पर भारत तो वैसे भी सेकुलर कंट्री बनने वाली थी तो यहाँ पर कोई भी रह सकता था। बट वहाँ पर मेनली उन्होंने ये जो राष्ट्र बनाया था उन लोगों ने, ठीक है, पाकिस्तान में, वो आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिक कंट्री उन्होंने बना दी थी। और आपको पता ही है हमारी भारत की कि ये सेकुलर कंट्री है, किसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम धर्म का ही सम्मान किया जाता है, बाकी और किसी धर्म को आप कह सकते हैं प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 मिलियन लोग, ठीक है, 8 मिलियन कितना होता है, लगभग 80 लाख जो शरणार्थी थे वो एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई देगी, इधर एक इमेज थी, अभी मैं आपको पहले मैप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें जो आपको येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, येलोइश पार्ट में आपको सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बंगाल, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस ये नॉर्थ का है, पंजाब का रीजन है, सिंध का रीजन, ये तो चलो अब पाकिस्तान में चला गया ज़्यादातर हिस्सा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये मद्रास वाला रीजन, और बाकी जितने भी ये रीजन है, ठीक है, जो आपको येलोइश पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो थे ब्रिटिश इंडिया के पार्ट। मतलब ये कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमें सिर्फ ये वाले पार्ट मिले थे, ठीक है, जो येलो पार्ट के, जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। बट आपको जो यहाँ पर पिंक कलर वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, राजपुताना, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न इंडिया, और यहाँ पर जो हैदराबाद, मैसूर, तो ये वाले जितने भी एरिया थे, ठीक है, इनका क्या सिस्टम था, इन्होंने ना एक सूर्यरेंटी के नाम की आप कह सकते हैं कि संधि या फिर ट्रीटी थी, वो अंग्रेजों के साथ साइन की हुई थी। तो ये ऑटोनॉमी एंजॉय किया करते थे। ऑटोनॉमी एंजॉय करने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा पार्ट्स पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था, ठीक है, तो उस पर तो अंग्रेज शासन कर रहे थे। बट जो आपने अभी देखा पिंकिश पार्ट पर, ठीक है, जो पिंक कलर का जो पार्ट था, तो उस जगह पर कुछ राजा हुआ करते थे जो कि स्वतंत्रता से अपना राज चलाए जा रहे थे, ठीक है, तो उनके साथ भी कुछ संधियां हुई थी। तो बाद में इसकी भी समस्या आ गई थी कि भाई आज़ादी तो मिल गई अब हमें, तो ये जो 500, इसमें लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 500 लिखा है और लगभग 550 हुआ करते थे, ठीक है, लगभग 550 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, आप कह सकते हैं, जो दूसरे राज्य हुआ करते थे। अब उनको भी राज्य में, अब उनको कैसे मिलाया जाए इसकी भी एक समस्या आन पड़ी थी। अब वो तो मना कर रहे थे भी हम तो नहीं आपके साथ मिलने वाले। तो आपको पता होगा कि जैसे हम ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये काम किया था कि जो सारे प्रिंसली स्टेट थी इनको भारत के साथ मिलाने का इन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी वहाँ पर आप देखेंगे कि महाराजा
या फिर जो नवाब हुआ करते थे वो वहाँ पर राज कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बात थी। तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर फ्ली कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जा रहे हैं। तो 6 महीने के अंदर ही अंदर, ठीक है, सवेर की बात है 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, महात्मा गांधी की क्या कर दी गई थी, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, नथुराम गोडसे ने यहाँ पर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर जब ये हत्या कर दी गई तो फिर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने फिर इमोशनल भरी स्पीच दी थी कि भाई हमारे नेशन के जो राष्ट्रपिता थे अब वो नहीं रहे, तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो ये नेशन है, ये हमारी कंट्री है, आप कह सकते हैं कि एक अंधकार टाइप में ये चली गई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमें बात देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1947 में, ठीक है, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, उस टाइम पर भारत की अगर आप बात करें कि आबादी कितनी हुआ करती थी, जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, अगर आप आज की बात करें, ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है, ठीक है ना, 121 करोड़ है। और यहाँ पर अगर आप 1947 में देखें तो ये कितनी थी, 34.5 करोड़। आप मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि 34 करोड़ उस टाइम पर आबादी थी, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली थी। क्यों? क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि भाई सिर्फ धर्म के नाम पर जो भारत था और पाकिस्तान था इसका बंटवारा हो चुका था। तो यहाँ पर अब तो कितने सारे धर्मों के लोग रह रहे थे। आप देखेंगे कि कितने सारों के बिलीफ थे, इतने सारे देवी देवता हैं और इतने धर्म के लोग हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहरावा है। तो इतनी सारी भिन्नताओं होने के कारण, विविधता होने के कारण हम देश को चलाएंगे कैसे, ठीक है। हम ये जो हमारी स्टेट है इसको हम एकता में कैसे लाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें देश का विकास भी करना है, किसानों को भी देखना है जो वहाँ के मजदूर हैं, और हमें जो गांव वाला जो एरिया है, ग्रामीण इकोनॉमी है, इसको भी चलाना है, और इनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी देनी है। जो यहाँ पर तरह तरह के जो काम किए जा रहे हैं उनको आप कह सकते हैं कि हमें प्रमोट करना है। तो इतनी सारा हमें जॉब भी क्रिएट करनी है। तो इतने सारे आप कह सकते हैं विविधता होने के बाद हम ये सब करेंगे कैसे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें एक तरफ से यूनिटी भी चाहिए थी, हमें एकता भी बनाए रखनी थी, और हमें क्या करना था, डेवलपमेंट भी करना था, तो विकास भी करना था। तो उस टाइम पर आप कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग था, वो भी बनाया गया था। उसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसका आज कह सकते हैं कि जो उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन था आज उसको नीति आयोग यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है ना, नीति आयोग हुआ करता था। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, अब उसको लिखने की यहाँ पर बारी आ गई थी, जो हमारा संविधान था, क्योंकि देश को चलाने के लिए अब हमें कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दिसंबर 1946 से लेकर, ठीक है, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 300 भारतीय लोग, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मीटिंग्स की और इन्होंने कहा कि भाई हमें ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो संविधान सभा की है, इसकी इन्होंने मांग कर दी दिल्ली में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, वो पूरे भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन की गई और फाइनली, ठीक है, इसको लागू करवा दिया गया था, इनेक्ट करवा दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, इसको एकदम फोर्स में यहाँ पर ला दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में। और इसी के साथ ही साथ भारतीय लोगों को जो फ्रेंचाइज था, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, पॉलिटी में हमने क्लासेस ली हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर से देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रेंचाइज, इसके अंतर्गत जो भारतीय लोग थे, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो भारतीय लोगों को पता था कि भाई हमें जो ब्रिटिश काल में कितनी ज़्यादा हमने, आप कह सकते हैं कि ये उनकी बुराइयां हमने सही हुई हैं, ठीक है, वो हमारे साथ कितना भेदभाव करते थे, हमें कोई अधिकार नहीं देते थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपना कम से कम सरकार चुनने का तो अधिकार होना चाहिए। तो इसमें 21 साल की उम्र से जो भी पर्सन होगा, ठीक है, मिनिमम एज उस टाइम पर 21 रखी गई थी। अब तो आपको पता है कि 18 रखी गई है, कि अगर आप 18 साल के हैं, आपकी वोट बनी हुई है, तो आप वोट दे सकते हैं। बट वहाँ पर तब 21 साल हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि उस टाइम पर सिर्फ ये भारत ही एक ऐसा देश था जिसको ये आज़ादी मिली हुई थी कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। तो जब ये फैसला लिया गया था तो बहुत सारे, आप कह सकते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, ब्रिटेन जैसी, उनके अखबारों में ये छपा था कि जिनका लिटरेसी रेट ही 6% है, मतलब उन्होंने भारत की बात की कि मजाक उड़ाकर कि इस भारत का जो लिटरेसी रेट है वही 6% है, तो ये लोग क्या देंगे,
ये मतलब ये कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। और अगर हम आज की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि हाँ भी भारत ने जो उस टाइम पर काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में देखेंगे, ठीक है, अमेरिका की बात करें या फिर और भी कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रदर्शन करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा, ठीक है, संघर्ष करना पड़ा। किसके लिए? कि उनको जो वोटिंग का अधिकार है वो दिया जा सके। और बाद में उनको वोटिंग का अधिकार भी दिया गया तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भेदभाव वाला आप कह सकते हैं बायस्ड जो राइट्स थे वो दिए गए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सेकंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जो हमारा संविधान था, ठीक है, पहला फीचर तो आपने देख लिया कि जो सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की, ठीक है। अगर आप दूसरा एक सबसे मेन फीचर देखें तो संविधान है हमारा, वो क्या करता है कि उस टाइम पर ये देखा गया था कि जो भारतीय लोग हैं उनके साथ भेदभाव बहुत किया जा रहा है, ठीक है। तो इतने टाइम से जो आप देखेंगे जो दलित हुआ करते थे या फिर जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, क्योंकि जंगलों में जाने को उनकी मनाही थी और उनको वहाँ पर बहुत सारा आप कह सकते हैं कि उन पर कब्जा कर लिया गया था उनकी ज़मीनों पर, और वो तो ऐसे भूखे मर रहे थे। तो ट्राइबल जो पीपल थे, ठीक है, जो आदिवासी लोग थे और जो दलित वर्ग थे, इनको बहुत ही टाइम से यहाँ पर दबाया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई कानून के सामने ना यहाँ पर सब समान है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं बना देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो बन चुका है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर नेहरू थे, ठीक है, नेहरू थे और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम इसको हिंदू पाकिस्तान यहाँ पर बनने नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि भारत तो सेकुलर कंट्री है कि इसमें तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। बट ये उस टाइम पर थोड़ी बहुत यहाँ पर बातें कही गई थी कि हाँ भी ऐसा कर देना चाहिए। बट हमारी आपको पता है कि भारत सेकुलर कंट्री है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, यहाँ पर भी उनकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि है तो वो बिल्कुल माइनॉरिटी में थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे। तो यहाँ पर इनका सभी का आप कह सकते हैं अधिकार दिया गया कि भाई आपके जितने राइट्स हिंदूज को दिए जाते हैं सभी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी दी जाएंगी। जितनी नौकरियाँ हिंदूज के लिए निकाली जाती हैं उतनी ही आपके लिए भी निकाली जाएंगी कि आप रेस लगी हुई है, आपने भाई खुद नौकरी लेनी है, ठीक है। आपको पता है ना आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना पड़ता है तभी जॉब निकलती है। आप सीटेट क्लियर करेंगे तभी आपका माना जाएगा, ठीक है। तो अब तभी आप नेक्स्ट वाले एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें तो नहीं कोई देखा जाता कि हाँ भी आपकी कौन सी कास्ट है। तो ये बात रही कि भाई आप कोई से भी धर्म के हो, कोई से भी रिलीजन के हो, आपको वो टेस्ट निकालना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इक्वल वो दी जाएंगी। और यहाँ पर जो छुआछूत हुआ करता था, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी, इसको भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर हिंदू टेंपल हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जाने की मनाही हुआ करती थी कि भाई जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नीचे वाली कास्ट को जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी खत्म कर दिया गया था कि भाई आप कोई भी, सभी के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे कि भाई यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर एक पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, जो जैसे कि हरिजन्स हुआ करते थे ना, उनका नाम था एच.जे. खांडेकर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बात कही थी कि भाई ये जो है ना दलित हैं, इनको बहुत सालों से दबाया जा रहा है, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना चाहिए कि भाई अब तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप बॉडी तो छोड़िए, अब ये दिल से भी एकदम से क्या हो चुके हैं, ये दिल से भी दब चुके हैं, ठीक है। इनके पास दिल भी नहीं बचा है। तो आपको इनको क्या करना चाहिए, जो अनटचेबिलिटी है इसको खत्म करना चाहिए और जो पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन देकर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग तो काम इतना कर नहीं रहा था उस टाइम पर, क्योंकि उनका उत्पीड़न इतना ज़्यादा किया गया था। तो आपको क्या चाहिए कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको थोड़ी सी रिजर्वेशन यहाँ पर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यहाँ पर बहुत दिन लग गए कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको कौन कौन सी पावर यहाँ पर देनी चाहिए, तो यहाँ पर कौन कौन से वो काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्गूमेंट दिए गए कि भाई हमें यहाँ पर क्या क्या काम करने चाहिए। तो यहाँ पर एक मैसूर के एक पर्सन हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर ऐसी बात कही थी कि भाई यहाँ पर स्टेट जो सरकारें होती हैं उनको भी शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक बैलेंस बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की। यहाँ पर 3 लिस्ट जो 3 सूचियाँ थी इनको इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें कौन कौन सी सूचियाँ थी, एक थी यूनियन लिस्ट, एक थी यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेट लिस्ट, और यहाँ पर जो तीसरी हुआ करती थी वो थी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट हुआ करती थी इसके अंदर जो सेंटर होगी, जैसे कि जो आपके ऊपर कर लगाए जाते हैं, ठीक है, आज भी आप कर देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इंटरनेट पैक डलवाया है, ठीक है, तो उस पर भी आप देखेंगे कि उसमें भी जीएसटी जो पैसे हैं वो कटते हैं। तो वो किसके द्वारा काटे जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काटे जाते हैं। और जो डिफेंस की बात हो गई या फिर जो फॉरेन अफेयर्स की बात होती है, जो विदेशी जो दौरे किए जाते हैं वो किनके द्वारा किए जाते हैं, वो भारतीय जो कह सकते हैं जो मंत्री होते हैं या फिर जो भी जो केंद्रीय मंत्रालय होता है वो इनके द्वारा ही सारे काम ये किए जाते हैं। तो डिफेंस की बात कर लें कि अभी अगर कोई वॉर लग जाए
तो ये सारा काम किन के अंडर आएगा, ये सारा काम आएगा यूनियन के अंडर, केंद्र सरकार के अंदर। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो एजुकेशन हो गई या फिर हेल्थ केयर होगी, ये स्टेट लिस्ट का काम है। और यहाँ पर अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें वो दोनों चीज़ें आएंगी, जैसे कि जो जंगल है या फिर जो खेती बाड़ी है, वन है, ठीक है, इनकी साम संभाल करना, ये सारी किन के अंडर आएंगी, ये सारी आएंगी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो ये बात बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर 3 लिस्ट में बांट दिया गया, जिसमें जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनका बंटवारा सही ढंग से यहाँ पर किया जा सके। और यहाँ पर जो बहुत सारी यहाँ पर डिबेट्स आपको देखने को मिलती हैं भाषा को लेकर। तो यहाँ पर शुरुआती में ये कहा गया कि भाई हमें ना कोई यहाँ पर एक भाषा बना लेनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेज, आपको पता ही है कि उस टाइम पर अंग्रेज यहाँ पर जब वो तो चले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं चली कि भाई हिंदी को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको कंपलसरी भाषा बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, टी कृष्णामचारी, इन्होंने भाई वार्निंग दे दी, ठीक है। ये कहाँ के थे, ये साउथ के थे। और आपको पता ही है कि जो साउथ के लोग होते हैं उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो तेलुगु, तमिल, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं बोलते हैं वो ज़्यादातर। तो उन्होंने भाई कह दिया कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो साउथ में आप अगर पार्ट देख रहे हैं ना, ठीक है, ये भारत से अलग हो जाएगा, यहाँ के लोग आपके साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो एक थ्रेट देखा गया, तो उसमें उन्होंने क्या बात कही कि भाई हम हिंदी को ना राज्य भाषा बना देते हैं, ठीक है, राज्य भाषा हिंदी को हम बना देंगे। और यहाँ पर जो भी बातें होंगी, ठीक है, जैसे कि कोर्ट की बात हो गई या फिर और कहीं भी बात हो गई, ठीक है, ऑफिशियल्स वर्क हो गया, उसको हम इंग्लिश में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज के बीच में भी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई कि भाई सभी की जो लैंग्वेजेस हैं उनको सम्मान दिया जाए। तो आज आप भी देखेंगे कि 22 लैंग्वेज हैं आज, अगर आप आज देखेंगे 18 से 22 यहाँ पर लैंग्वेज आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो भारतीय हुआ करते थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, स्पेशली भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है। मतलब ये कि जो बाद वाला जो काम था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के एकदम से तैयार करने वाला काम था, वो भी काम किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। मतलब फाइनलाइज द डॉक्यूमेंट का काम इन्होंने किया था। तो इन्होंने ये जो फाइनल स्पीच दी थी, तो इसमें उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी, इन्होंने भाई सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई कि जो हमारा भारत है अब वो एक नए, आप कह सकते हैं कि नए युग में एंटर करने वाला है। तो हमने इसमें सभी लोगों का ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स रूप या फिर इकोनॉमिक्स आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है। तो हम इसमें सभी को वोट देने का अधिकार देंगे, और यहाँ पर जो भी दबे हुए जो लोग हैं उनको भी हम थोड़े बहुत यहाँ पर अधिकार यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ वर द स्टेट टू बी फॉर्म्ड, कि यहाँ पर जो स्टेट्स बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। 1920 में यहाँ पर आते हैं, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, ये आज़ादी की यहाँ पर मांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो उस टाइम पर उन्होंने एक वादा कर दिया था, क्या कर दिया था, अगर ये लोग जीतेंगे, ठीक है, अगर हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम भाषा के आधार पर आपको क्या देंगे, हम आपको अपना जो प्रांत होता है, ठीक है, जो स्टेट होती है वो देंगे आज़ादी के। बट आज़ादी के मिलने के बाद भी कांग्रेस ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया कि भाई इनको पता था कि भाई पाकिस्तान तो पहले ही धर्म के आधार पर एक और कंट्री बनी चुकी है। तो अगर हम भाषा के आधार पर भी अगर इनको दे देंगे कि भाई आप कोई बात नहीं, आप अपनी स्टेट बना लो, राज्य बना लो, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे राज्य बनकर हो जाएंगे। कल को बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, हमें तो अलग राज्य चाहिए, ठीक है। कल को 10 लोग आ जाएंगे इकट्ठे होकर, कहेंगे कि भाई हमारे घर में ये बोली जाती है, तो हम इस वाले इलाके में इसी भाषा का भी हमें अलग से राज दे दिया जाए, इसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो इसके कारण जो कांग्रेस थी उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर ऐसी बातें हुई, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर थे और यहाँ पर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कौन, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। और आपको वल्लभ भाई पटेल है पता ही है कि इनको ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनका बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है कि जो इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इन्होंने मिलाने का यहाँ पर काम किया था। तो इन्होंने पहले ये क्लियर कर दिया था कि भाई हम भाषा के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर हमें ये अलग करेंगे नहीं, और यहाँ पर जो भी राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमें यहाँ पर लाना ही होगा। और यहाँ पर जो भी विद्रोह कर रहे हैं कि भाई हमें अलग से राज्य चाहिए भाषा के आधार पर, इनको हमें कहा कि भाई साइड में करना पड़ेगा, नहीं तो भाई हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फिगर 4 में दिखाई दे रहे होंगे, ये कौन है, यह पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु। ये कौन थे, ये गांधीयन लीडर ही आप कह सकते हैं, फॉलो किया करते थे, प्रिंसिपल फॉलो किया करते थे। तो इन्होंने एक अलग राज्य की मांग कर दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाई जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य यहाँ पर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा भी हमें इनकी जो आप कह सकते हैं कि ये ना
थोड़े टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा इनकी जो मांग थी वो बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने और क्या क्या बातें कही थी, इन्होंने कहा था कि भी हमें जल्दी से जल्दी हमें ये यहाँ पर दी जानी चाहिए, और यहाँ पर जो नेहरू थे इन्होंने इनकी बात ज़्यादा सुनी नहीं, और बाद में, ठीक है, लास्ट में इनकी क्या हो गई, इनकी यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर मृत्यु हो गई, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद भी लोगों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1952 में जब यहाँ पर नेहरू गए थे कि भाई हमें वोट चाहिए, ठीक है, वोटिंग के लिए गए थे, ठीक है, कैंपेन में गए थे ये, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इनके खिलाफ ना काले झंडे दिखाए गए, ठीक है, और इनमें स्लोगन बोला गया कि भाई हमें तो आंध्रा ही चाहिए, ठीक है। और अक्टूबर में क्या हुआ, इसी ईयर में जो यहाँ पर जो प्रोटी श्रीरामुलु थे, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि इनकी क्या होगी, ये हंगर स्ट्राइक पर चले गए, भूख हड़ताल पर चले गए, और बाद में इनकी ना आप कह सकते हैं कि ये फास्ट पर रहे, ठीक है, इन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलने लग गया था। तो यहाँ पर 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है, 58 डेज इनटू द फास्ट की 58 दिन से ये क्या थे, ये फास्ट पर बैठे थे और इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के साथ ही यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और वो भी आप कह सकते हैं कि आंध्रा की यहाँ पर मांग यहाँ पर करने लग गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 1953 में एक जो नया आंध्र स्टेट था ये यहाँ पर बना दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, ठीक है, इसको यहाँ पर बनाया गया था कब, ये 1956 में इसको यहाँ पर बना दिया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे जो भाषा के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो राज्य थे उन्होंने भी अब मांग यहाँ पर करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर 1960 में आप देखेंगे कि जो बॉम्बे और गुजरात हुआ करते थे, ठीक है, बॉम्बे मराठी के आधार पर और गुजराती के आधार पर जो गुजरात था उसकी भी यहाँ पर उनका भी बंटवारा कर दिया गया था। और अगर आप 1966 में देखेंगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1966 में जो पंजाब नाम का यहाँ पर जो राज हुआ करता था इसका भी यहाँ पर बंटवारा हो गया था, ठीक है, न पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा इसमें से निकाल दिया गया था। तो हरियाणा में हिंदी बोलने वाले लोग थे और पंजाब में पंजाबी बोलने यहाँ पर ज़्यादा आपको लोग दिखाई देते थे, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि 14 अगस्त 1947 में कि प्रिंसली स्टेट्स इतने हुआ करते थे और ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया वाला आपको जो येलोइश पार्ट दिख रहा था यही भारत को मिला था, ठीक है ना। तो ये एक बात रही। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट की। अब जो विकास के लिए जो प्लानिंग की गई उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जो भारत के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना इन्होंने मॉडर्न इंडिया नाम तो दे दिया है बट ये मॉडर्न इंडिया था नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंडिया की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होती है कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए बोलने की। और अंग्रेज़ों के टाइम में क्या ये बातें थी? बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इकोनॉमी का बल्कि हमारी इकोनॉमी का और बुरा हाल हो रहा था। वो भारत से सामान या फिर पैसे लेते थे वो अपने देश में भेज दिया करते थे। तो इसमें तो भाई कोई मॉडर्निटी वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो इसको मॉडर्न इंडिया कहा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए अब क्या जरूरत पड़ी थी कि उस टाइम पर ना लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो गरीबी थी इसमें से निकालने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि प्लान यहाँ पर किए गए, ठीक है। 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। प्लानिंग नीति आयोग नहीं, ये योजना आयोग था, ठीक है। तो ये एक योजना आयोग यहाँ पर एक बनाया गया। तो इसमें क्या बात कही गई कि वे हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आर्थिक विकास है उस पर हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। तो जो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था आती, ठीक है ना, तो मिक्स्ड इकोनॉमी पर यहाँ पर जोर दिया गया। तो इसमें क्या बात कही गई थी कि हम जो स्टेट होता है, ठीक है, हम स्टेट मतलब कि उसमें सरकार भी और जो प्राइवेट सेक्टर है ये दोनों मिलकर काम करेंगे और हम यहाँ पर जॉब्स के लिए और यहाँ पर उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर देखा गया कि भी धीरे धीरे जो यहाँ पर जो बैलेंस था इन दोनों में यहाँ पर बना कर रखा गया। और अगर आप 1956 में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा 5 साल योजना हुआ करती थी, ठीक है। तो जो 5 साल योजना थी अगर आप इसको देखेंगे तो इसको रशिया से अडॉप्ट किया गया था। जो यहाँ पर 5 ईयर प्लान हुआ करता था, जो योजना आयोग के अंतर्गत यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान था इसमें ना एक नई बात पर फोकस किया गया। जो दूसरा आप कह सकते हैं जो 5 साल वाली जो योजना हुआ करती थी तो इसमें इन्होंने कहा कि भी हम बड़े बड़े डैम बनाएंगे और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज जो उद्योग थे, ठीक है, स्टील थे, इन पर हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जॉब्स की क्रिएशन होगी और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर बातें कह सकते हैं कि हमारा भारत का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भिलाई स्टील प्लांट था इसको 1959 में यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है।
रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ में। और रूरल एरिया में इसलिए बनाया गया था कि जो यहाँ के गांव के जो लोग होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा और वहाँ का विकास होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लगा कि भाई हमें ना खेती बाड़ी पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। कुछ ने भाई कहा कि भाई हमें प्राइमरी एजुकेशन पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर विचार भी दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर एक महात्मा गांधी के फॉलोवर हुआ करते थे जिनका नाम था मीराबेन, ठीक है। तो उन्होंने 1949 में लिखा था कि हमें ना साइंस एंड मशीनरी जो है, ठीक है, इस पर इतना भी ये हमें फ़ायदा तो देती है बट कभी कभार हमें इसका बहुत सारा नुकसान भी यहाँ पर सहना पड़ता है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ लीडर्स की पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी जो लीडर्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, ये बांडुंग में इंडोनेशिया में 1955 में यहाँ पर ये मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं द नेशन 60 ईयर्स ऑन, ठीक है। अब हम आज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वैसे फिर भी आज की तो नहीं होगी क्योंकि ये 2007 की हम बात कर रहे हैं। तो 15 अगस्त 2007 को तो यहाँ पर भारत है वो क्या कर रहा है कि 60 ईयर से 60 सालों से क्या कर रहा है, जो फ्री नेशन बन चुका है, ठीक है, आज़ाद भारत है। और ये क्या कर रहा है, उसको भी सेलिब्रेट भी कर रहा है कि हाँ भी आज़ादी है, उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है हर 15 अगस्त को। और यहाँ पर बहुत सारे अभी भी बातें निकल कर आती हैं कि यहाँ पर जो भारत है, ठीक है, अभी भी यूनाइट है, कि अभी भी हमें इतनी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती नहीं है, कि अभी भी ये लोकतांत्रिक सरकार भारत में देखने को मिलती है। और कुछ लोगों ने कहा था जब हमें ये बात कही गई थी कि भाई ये जो भारत है इसमें इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भाषा के आधार पर आपने क्या कर दिया है, इसकी डिवाइडेशन कर दिया है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी कोई बात यहाँ पर देखने को मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आज भी देखेंगे तो फ्री प्रेस है कि किसी को बोलने का भी, किसी की भी आलोचना करने का पूरा पूरा अधिकार है। आप कोई भी मीडिया पर्सन है वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि जो मिलिट्री है ना, जो भारत की सेना है, वो क्या करेगी, वो देश पर कब्जा कर लेगी जैसे कि पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो ऐसा और भी हमें स्टेट्स में देखने को मिलता है, और भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जिनमें ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है कि भी आज़ादी के बाद लोगों का, अगर आप नेपाल की ही बात कर लें, ठीक है, तो वहाँ पर भी मोनार्की स्थापित हो गई थी, ठीक है ना। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा था हमने, ये पॉलिटी वाले लेसन में पढ़ा था। तो अगर आप भारत की बात देखें कि भाई यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एज इट इज़ सेम पड़ा हुआ है कि भाई इसमें हम जो बहुत हमें थोड़े बहुत बदलाव लगते हैं वो हम कर देते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी कितनी बार बदला जा चुका है। अगर आप चाइना की बात कर लें तो आपको लगता होगा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, बट ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप मान लीजिए कि जैसे कि आज कांग्रेस है, ठीक है, अगर किसी और ने पार्टी बनानी हो, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं जो उम्मीदवार होते हैं वो खड़े होते हैं। बट चाइना में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आपने चाइना में इलेक्शन लड़ना है तो आपको उनकी ही पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको लगता है कि वो पार्टी परमिशन देगी, तो वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, ठीक है। और वो आजीवन आप कह सकते हैं कि सारी उम्र के लिए ही उन्होंने भी जो है प्रेसिडेंट बनने का भी वो मान लिया कि भी हम सारी उम्र ही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा मतलब ये सब बताने का सिर्फ ये है कि अगर आप भारत की देखें तो यहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी है, ठीक है, स्थायी डेमोक्रेसी है, कि यहाँ पर कभी भी ऐसी बात देखने को नहीं मिली। यहाँ पर नेशनल यूनिटी है। पावर्स का यूज़ चलो बिल्कुल मानते हैं कि गलत यूज़ किया गया है, बट लोगों ने उनको सबक भी सिखाया है कि नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होती हैं तो उन लोगों को लोग जीतने ही नहीं देते, उनको वोट ही नहीं करते, तो वो कैसे जीत पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर हम और बात करें कि यहाँ पर हमें कुछ ना कमियां भी देखने को मिलती हैं कि इतने सारे राइट्स देने के बाद भी जो अनटचेबल्स के साथ, ठीक है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जो दलित हैं उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो अभी भी गरीबी में ही हैं। बहुत सारे बिलो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पर लोग हैं। और आपने अभी न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो धारावी है वहाँ पर कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। तो ये स्लम एरिया है। कहाँ का, ये मुंबई का ये स्लम एरिया है। यहाँ पर झुग्गी जो झोपड़ी वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब क्यों है, ठीक है ना। तो ये सब आप कह सकते हैं गरीबी के कारण ही है। तो ये सब भी थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, और यहाँ पर मतलब कि गरीबी को ख़त्म करना चाहिए। तो ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के। तो मैं इसको पहले ही आपको बता दूं कि जो हमारी भाषा के आधार पर जो बंटवारा हुआ था ना, जो आंध्र प्रदेश जैसे बना, हिमाचल या फिर पंजाब बना, ठीक है, हरियाणा बना, और यहाँ पर गुजरात और मुंबई बना, तो ये सब भाषा के आधार पर बने हैं। तो यहाँ पर एक श्रीलंका में भी यही बात छिड़ी थी 1956 में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट थी श्रीलंका की, तो यहाँ पर एक भाषा हुआ करती थी
सिन्हाला, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह ये भाषा यहाँ पर बोली जाने लगी थी। तो यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे एक साइड में, ठीक है, जो नॉर्थ में रहा करते थे, तो जो उनकी भाषा यहाँ पर हुआ करती थी, जो तमिल स्पीकिंग यहाँ पर लोग थे, तो उनके साथ तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भेदभाव भी हो रहा था ना। तो यहाँ पर लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बात भी आज, अगर आप आज भी देखें तो वहाँ पर जो सिविल वॉर है वो चलती रहती है। तो अगर आप भारत में देखें तो भारत में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी हिंदी बोलने वाले को, पंजाबी बोलने वाले को, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें ये भावना बनी रहेगी कि आपको ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ेगा नहीं, ठीक है। इतनी सारी विविधता होने के कारण भी भारत में अगर आप भाषा के आधार पर देखें तो ऐसे कभी यहाँ पर दंगे फसाद या फिर आप अनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप देखेंगे कि रिस्पेक्ट दी गई, तो यहाँ पर लोगों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बल्कि सभी एक दूसरे के धर्मों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप ये ना सोचा करें कि भाई ये एक बार वीडियो देख ली और हमें सब कुछ याद हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 बार आप हर वीडियो को देखें, तभी आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाने तो आप वीडियो को भी 2 से 3 बार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।